गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं पहले बता चुका हूं आपको। इससे पहले वाले वीडियो में कुछ ऐसे कंपाउंड्स में किसी ऐसे कंपाउंड एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किए हैं जो थोड़ा ट्रैक से अलग था। मैं आपको बताया था कि आप किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 मान करके चलो, आंख बंद करके आप यूज कर सकते हो। लेकिन जब प्रॉब्लम होगा तो आंख खोलना पड़ेगा। प्रॉब्लम कब होगा, कैसे होगा, आई हैव डिस्कस्ड। अब अगला एक को हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पे आपको एक ऐसे कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है एटम का जहां पे मोर देन वन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अननोन है। एज फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन साइनाइड, यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना है, बट नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नोन नहीं है बिकॉज नाइट्रोजन हैज वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। नाइट्रोजन के पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इसलिए आप इस कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का मैं रूल पढ़ाया हूं उस रूल के बेसिस पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि रूल के बेसिस पे किसी कंपाउंड में किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आप तभी कैलकुलेट कर सकते हो जब उस एटम को छोड़ करके जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है रेस्ट सबका ऑक्सीडेशन नंबर नोन हो। लेकिन हमारे इस हाइड्रोजन साइनाइड में सबका नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नोन नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई स्टैंडर्ड और फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है, इसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसलिए आप इस कंपाउंड में नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर यूज करोगे आपको पता नहीं है, इसलिए यू कांट कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सेट ऑफ रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के जो रूल्स आप सब पढ़े हो, मैं जिसको मैं पढ़ाया हूं आपको, उस रूल के बेसिस पे इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। इस कंपाउंड में भी नाइट्रोजन या कार्बन का नहीं कर सकते हो। तो फिर इस तरह के कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो मैं पढ़ाने जा रहा हूं। अब इस तरह के कंपाउंड में किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड मेथड यूज करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का जो रूल्स पढ़े हो आप सब, वो सारे रूल्स इसी से आता है। वो रूल जो आपको पढ़ाया गया उस सब के रूल का पेरेंट यही है, कोवेलेंट बॉन्ड मेथड। तो चलिए देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड मेथड के अकॉर्डिंग किसी कंपाउंड में एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड मेथड का रूल यह है कि अगर टू एटम्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और वह बॉन्ड टू आइडेंटिकल एटम्स के बीच में है, टू आइडेंटिकल एटम्स के बीच में अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो इस बॉन्ड की वजह से बॉन्डेड एटम के ऊपर कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर डेवलप नहीं होगा। मीन्स इनके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर डेवलप होगा वो जीरो होगा। नेचुरली क्लियर भी है क्योंकि दोनों ही एटम आइडेंटिकल है, इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को दोनों इक्वली अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी तरह शिफ्ट नहीं होगा, इसलिए आपके दोनों बॉन्डेड एटम के ऊपर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। दैट्स व्हाई बोथ बॉन्डेड एटम हैज जीरो ऑक्सीडेशन नंबर। ये कोवेलेंट बॉन्ड मेथड का पहला रूल हुआ। अब सेकंड रूल यह है कि अगर टू बॉन्डेड एटम्स के बीच में ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो उस केसेस में अगर दोनों एटम डिफरेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होगा। यहां रूल यह है कि टू एटम्स के बीच में अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन नंबर डेवलप होगा और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन नंबर डेवलप होगा, क्योंकि यहां माना जाता है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ शिफ्ट करेगा। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग की वजह से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा, इस वजह से क्लोरीन पे आ गया आपका माइनस और हाइड्रोजन पे आया प्लस। लेकिन इस काम को एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कितना शिफ्टिंग हुआ तो हमें पता रहता नहीं है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए मैं पहले ही बताया हूं कि कोवेलेंट कंपाउंड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम के ऊपर जो चार्ज रहता है वो एग्जैक्ट चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये अप्रॉक्सीमेट चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए यहां माना जाता है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीडेशन नंबर प्रोड्यूस करेगा -1 एट मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एंड +1 एट लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। इसलिए HCl में क्लोरीन पे होगा -1, हाइड्रोजन पे होगा +1। इसका दूसरा एग्जांपल आप देख लो, अगर CCl4 है,
ये CCl4 कंपाउंड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड कंपाउंड है। इसमें अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन निकालना हो, देखो कैसे निकालेंगे, इसी रूल को अप्लाई करके। कार्बन और क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन, तो क्लोरीन पे -1 कार्बन पे +1, यहाँ पे क्लोरीन पे -1 कार्बन +1, क्लोरीन पे कार्बन +1, क्लोरीन पे -1 कार्बन +1, तो नेट कितना हो गया कार्बन पे जी +4। तो आप देख रहे हो कि इस कोवेलेंट बॉन्ड मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में किसी भी आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। यही सबसे बड़ा रूल है। कोवेलेंट बॉन्ड मेथड से ही हमारे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के सभी रूल्स आते हैं। और जब रूल्स हमारा फेल कर जाता है तब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड मेथड को यूज करके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। चलिए अगला रूल इसमें, नेक्स्ट रूल यह है कि अगर टू आइटम्स के बीच में यहाँ पे अगर मल्टीपल बॉन्ड है, इससे कार्बन डबल बॉन्ड हो है, तो कार्बन अगर दो बॉन्ड है, ऑक्सीजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो एक बॉन्ड की वजह से एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, टू बॉन्ड की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ऑक्सीजन पे आ जाएगा -2 और कार्बन पे क्या आ जाएगा +2। यही वजह है कि हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -2 होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जब भी किसी एटम से बॉन्ड फॉर्म करता है तो 2 बॉन्ड फॉर्म करता है। किसी ये वन एटम से बॉन्ड फॉर्म करेगा तो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा या कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो अभी डबल बॉन्ड का केस देखते हैं, फिर कोऑर्डिनेट का भी देखेंगे। ऑक्सीजन जब भी किसी एटम से बॉन्ड फॉर्म करेगा, वन एटम से बॉन्ड फॉर्म करेगा तो डबल बॉन्ड होगा, और नहीं तो 2 एटम से बॉन्ड फॉर्म करेगा तो 2 सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। क्योंकि ऑक्सीजन हैज 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट। ऑक्सीजन के पास ऑक्टेट से 2 इलेक्ट्रॉन कम रहता है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसको लेने के लिए उसको आइदर 2 बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा या वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा। तो 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड भी हो सकता है और 2 सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। तो कोई भी केसेस हो, ऑल केसेस में ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है शेयरिंग से, जिसकी वजह से उसके ऊपर -2 चार्ज रहता है, जैसे यहाँ पे -2 हो गया। अब नेक्स्ट रूल यहाँ पे यह है कि अगर 2 आइटम्स के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो आपको पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है। स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड है जहां पे बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन को वन एटम प्रोवाइड करता है। तो अगर यहां पे मैं मानूं कि इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन या m एटम दे रहा है, ऐसे भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन हम लोग एरो से करते हैं, और एरो का जो हेड रहता है वो डोनर एटम की तरफ रहता है, और एरो का जो टेल रहता है, एरो का जो हेड रहता है वो आपका एक्सेप्टर की तरफ रहता है, और जो टेल रहता है वो डोनर की तरफ रहता है। इसलिए हमारा एम हुआ डोनर एटम और एक्स हुआ एक्सेप्टर एटम। मींस इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन एम प्रोवाइड किया हुआ है। अब इस केस में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डेवलप होगा? तो यहां रूल है कि अगर हमारा डोनर एटम एक्सेप्टर से अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, अगर डोनर एटम एक्सेप्टर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इस वजह से हमारे बॉन्डेड एटम के ऊपर कोई ऑक्सीडेशन नंबर डेवलप नहीं होगा। अगर डोनर एटम एक्सेप्टर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस केस में बॉन्डेड एटम से मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर डेवलप नहीं होगा। एज फॉर एग्जांपल, अगर इस तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कहीं पे, अगर नाइट्रोजन अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कार्बन से फॉर्म कर रहा है, तो यहां पे डोनर एटम हमारा नाइट्रोजन है और एक्सेप्टर कार्बन है। नाइट्रोजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से दोनों बॉन्डेड एटम पे कोई ऑक्सीडेशन नंबर डेवलप नहीं होगा, मींस ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे डोनर एटम एक्सेप्टर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मींस इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा है, जो एटम बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड्स कर रहा है, वह एटम अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, उस कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से कोई ऑक्सीडेशन नंबर डेवलप नहीं होगा। अब पॉइंट है कि ऐसा क्यों नहीं होगा? तो देखो जी, होता यह है कि नाइट्रोजन बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन नाइट्रोजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ही अट्रैक्ट करके रखता है। मीन्स दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड तो किया, बट बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखने की वजह से हुआ क्या कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन जिसको नाइट्रोजन अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, ये दोनों तो इसी का है, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ही नाइट्रोजन की तरफ आएगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, इसलिए इस दोनों इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की तरफ आने से कार्बन के ऊपर भी कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। कोई एटम जब अपना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करता है या किसी एटम की अपना इलेक्ट्रॉन उससे अवे होता है तब उस पर चार्ज डेवलप होता है। कोई एटम दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लेता है तब उसके ऊपर कोई चार्ज डेवलप होता है। कोई एटम दूसरे के इलेक्ट्रॉन को लेगा तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, अगर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव डेवलप होगा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हो रहा है कि नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहा है वो नाइट्रोजन का ही रहता है। इसके वजह से नाइट्रोजन के ऊपर, इस नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज डेवलप होगा नहीं और कार्बन के ऊपर भी डेवलप नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने के बाद भी नाइट्रोजन के पास ही रहेगा। बॉन्ड में भी है तो दोनों के बीच में है, लेकिन जब शिफ्टिंग होगा नाइट्रोजन की तरफ तब भी नाइट्रोजन पे कोई निगेटिव चार्ज नहीं आएगा और कार्बन पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। इसलिए इस तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड जीरो ऑक्सीडेशन नंबर डेवलप करेगा। लेकिन अगर ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जहां पे डोनर एटम एक्सेप्टर से अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, लाइक अगर नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन से फॉर्म किया है, देन व्हाट विल हैपन। अब यहां पे देखो, यहां पे डोनर एटम मीन्स एक ऐसा केस में ले रहा हूं जहां पे डोनर एटम नाइट्रोजन आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहां पे बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, लेकिन डोनर एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सेप्टर है। यहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन करेगा क्या कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ शिफ्ट करके रखता है। इस बॉन्ड का बोथ यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन चूंकि नाइट्रोजन का ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होने से कोई चार्ज वहां डेवलप नहीं हुआ। लेकिन इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा और दोनों ही इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पे दो निगेटिव आएगा, क्योंकि इस बार एक नहीं दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल रहा है, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा -2 ऑक्सीडेशन नंबर। और इस दोनों इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने से नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सो नाइट्रोजन विल रिसीव 2+। मीन्स अगर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 ऐसे एटम्स के बीच में है जहां पे डोनर एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक्सेप्टर एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से डोनर एटम पे आएगा +2 ऑक्सीडेशन नंबर और एक्सेप्टर पे आएगा -2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो these are discussion or methods for calculation of oxidation number on the basis of covalent bond method। मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड के बेसिस पे किसी कोवेलेंट कंपाउंड में एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं बताया। तो जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अगर आइडेंटिकल एटम के बीच में होगा तो क्या होगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड अगर 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी वाले एटम के बीच में होगा तो उससे ऑक्सीडेशन नंबर क्या डेवलप होगा, उसको भी हम डिस्कस कर लिए हैं। किसी डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा वो आप समझ रहे हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग ही मल्टीपल बॉन्ड में हम लोग करेंगे। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर 2 एटम्स के बीच में है तो उसके वजह से ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से डेवलप होगा वो भी मैं डिस्कस कर लिया। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 ऐसे एटम्स के बीच में है जहां पे डोनर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, लेकिन अगर एक्सेप्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेप्टर पे आएगा -2, डोनर पे आएगा +2, राइट। तो दीज आर द डिस्कशंस। अब हम लोग इस रूल्स का यूज करके उस सब कंपाउंड में उस एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स के बेसिस पे कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं था। तो चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन साइनाइड का मैंने केस लिया था और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। चलो देखते हैं हाइड्रोजन साइनाइड।
यहाँ पे ये बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है। कार्बन हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। तो कार्बन पे आएगा -1, हाइड्रोजन पे आएगा +1। अब इधर देखते हैं, यह कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो नाइट्रोजन। तो एक बॉन्ड की वजह से -1 इस पे आया +1, फिर दूसरे बॉन्ड की वजह से आया -1 इस पे आया +1, फिर थर्ड बॉन्ड की वजह से आया इस पे -1 इस पे आया +1। इस तरीका से हमारे कार्बन पे नेट ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +2, और नाइट्रोजन पे नेट कितना हो गया? -3। अब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड मेथड से आराम से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आइए, इस केस में यहाँ पे एक बॉन्ड कोऑर्डिनेट होता है। हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया रहता है, किससे? कार्बन से। तभी तो कार्बन का ऑक्टेट फुलफिल होगा, बिकॉज कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कार्बन 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, और 2 अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अनबॉन्डेड रखता है। तो कार्बन के पास 2 अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, मीन्स एक लोन पेयर है, और कार्बन का जो एक बॉन्ड है वो कोऑर्डिनेट रहता है, जिसमें बॉन्ड का बोथ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन सप्लाई किया रहता है। मीन्स दिस इज द सिनेरियो ऑफ हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। अब यहाँ निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन और कार्बन का। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। तो इस बॉन्ड की वजह से नाइट्रोजन पे आएगा -1, हाइड्रोजन पे आएगा +1। अब नाइट्रोजन और कार्बन में देखते हैं, तो नाइट्रोजन और कार्बन में सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में है, और डोनर आइटम ही इस बार मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से नाइट्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर जो डेवलप होगा वो 0 होगा, और कार्बन पे भी 0 होगा, राइट। अब दो जो बॉन्ड है वो तो कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे नाइट्रोजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड की वजह से नाइट्रोजन पे -1, कार्बन पे +1। फिर एक और बॉन्ड है, नाइट्रोजन पे -1, कार्बन पे +1। तो इन दिस वे अगेन नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज -3 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज +2। तो इस तरीका से हम लोग किसी भी कंपाउंड में किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं जब हमारा रूल्स फेल कर जाता है। रूल कब फेल करता है? तो जब मोर देन 1 एटम का ऑक्सीडेशन नंबर अननोन रहता है, उस समय रूल फेल हो जाता है। उस समय आप इस कोवेलेंट बॉन्ड मेथड के रूल को यूज करके आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। हालांकि इस कोवेलेंट बॉन्ड मेथड को यूज करके केवल इसी सब का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, कहीं भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो इस बात को अच्छे से आप समझ सकते हो। तो चलिए इस रूल्स को अप्लाई कर रहा हूं मैं कुछ और कंपाउंड को लेकर के, जो कंपाउंड काफी डिफिकल्ट होता है और अनकॉमन होता है, जो आपके एग्जाम्स में आता है, जैसे C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। इस कंपाउंड को बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड, इसमें हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऐसे तो नॉर्मल जो हमारा रूल्स है उस रूल्स को अप्लाई करते हैं। तो ऑक्सीजन 2 है तो -4, कार्बन पे +4 हो जाएगा। 3 कार्बन है तो +4, तो 1 कार्बन के कितना आ जाएगा? +4/3 डायरेक्टली। लेकिन अगर ये +4/3 जो आया एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, यह ऑक्सीडेशन नंबर क्या ईच कार्बन का है या एवरेज है? ये समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर जानना होगा। मीन्स इफ ए कंपाउंड हैज मोर देन 1 atoms of one type, in that case कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर में भी एवरेज और एक्चुअल दोनों हो सकता है। अब वो स्ट्रक्चर देख करके आप समझ सकते हो वो एवरेज वैल्यू है कि एक्चुअल है, सबका है वही। तो उसके लिए स्ट्रक्चर देखना होगा। इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर इस तरीका से होता है, राइट। अब आप ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो कोवेलेंट बॉन्ड मेथड से ही मैं पढ़ाया हूं। कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड की वजह से -1, 2 बॉन्ड की वजह से -2, तो कार्बन पे ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे +2। यहाँ भी ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे +2। अब जो बीच वाला कार्बन है इसके दोनों तरफ तो कार्बन ही है, इसलिए इसके ऊपर कोई ऑक्सीडेशन डेवलप नहीं होगा, क्योंकि जितना जितना पुल एक करेगा उतना ही पुल एक करेगा। मीन्स इस बीच वाले कार्बन के दोनों तरफ कार्बन है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। तो आप इस तरीका से समझ सकते हो कि इस कार्बन सब ऑक्साइड में कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर +4/3 होता है वो सबका नहीं होता है, वो एवरेज है। आप देख लो ईच कार्बन का निकालोगे तो बीच वाले एक कार्बन का 0 है और 2 कार्बन का +2 है, तो तीनों का तुम्हारा कितना हो गया?
सम +4 हो गया, तो एवरेज कितना हो गया +4/3। इसी तरीका से आप और भी कंपाउंड्स का देख सकते हो। Br3 ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन में निकालोगे तो यहां पे डायरेक्टली निकाल सकते हो। 8 ऑक्सीजन है तो -16, तो ब्रोमीन का होगा +16। क्यों? क्योंकि आपको पता है किसी भी न्यूट्रल कंपाउंड में उसके ऑल एटम के ऑक्सीडेशन में सम क्या होता है 0, क्योंकि कम मोलिकुल न्यूट्रल है। तो यहाँ -16 यहाँ +16 हो गया, बट +16 भी यहाँ पे 3 ब्रोमीन का है, तो 1 ब्रोमीन का कितना हो जाएगा +16/3। तो +16/3 भी हमें देखना होगा कि एवरेज है कि एक्चुअल है, तो इसके लिए हमें स्ट्रक्चर देखना होगा। तो चलो स्ट्रक्चर देखते हैं। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। राइट, तो क्लियर। ऑक्सीजन का -2, ब्रोमीन का +2, 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 ऑक्सीजन का -2, ब्रोमीन पे +2, ऑक्सीजन पे -2, ब्रोमीन का +2, ऑक्सीजन पे -2, ब्रोमीन का +2। राइट, तो दोनों टर्मिनल वाला जो ब्रोमीन है इस पे कितना हो जाएगा +6, यहाँ भी हो गया +6, और जो सेंटर वाला ब्रोमीन है इस पे कितना आ गया +4। तो तीनों का सम कितना हो जाएगा आपका प्लस तीनों का सम कितना हो जाएगा 16, तो एवरेज कितना हो गया 16/3। तो इस तरीका से इस कंपाउंड में भी आप देख रहे हो कि 16/3 is not actual oxidation number of each atom in this compound. 16/3 is average oxidation number. 16/3 एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर टर्मिनल वाले ब्रोमीन का +6 है और सेंटर वाले ब्रोमीन का कितना है +4 है। तो इस रूल को अप्लाई करके हम लोग किसी भी कंपाउंड में किसी भी आइटम्स का अगर आइडेंटिकल आइटम मोर देन 1 है तो उसका आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, और वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इस तरीका से अगर एसिटिक एसिड का मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है CH3COOH, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। 2 कार्बन है तो 2x मान लो, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 2 × -2 प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 4 × +1, क्योंकि नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन जब भी रहता है तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सबका सम 0 हो गया, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा -4 है +4 कैंसिल हो गया। 2x = 0, तो x = क्या हो जाएगा 0। अब ऐसे हमारे एसिटिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा है। अब चेक करना यह है कि एसिटिक एसिड में दोनों कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या 0 है या दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर एक इक्वल अपोजिट है, तभी तो 0 हो सकता है एवरेज। यहाँ एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। इसका 2 कंडीशन हो सकता है, एक कि दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो, और दूसरा दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल मैग्नीट्यूड में हो और साइन में अपोजिट हो, तभी एवरेज 0 होगा। तो चेक करते हैं क्या कंडीशन मीन्स क्या यहाँ पे हो रहा है। तो चलिए कोवेलेंट बॉन्ड मेथड यहां अप्लाई करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कार्बन, तो कार्बन पे -1, हाइड्रोजन पे +1, हाइड्रोजन पे +1, कार्बन पे -1, हाइड्रोजन पे +1, कार्बन पे -1। यहाँ पे देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 और कार्बन पे +2। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे -1, कार्बन पे +1। यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है,
ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे -1, हाइड्रोजन पे +1। अब इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड है। अब कई सारे लोग को ऐसा लगता है कि बोथ आर कार्बन्स, सो इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर दोनों पे 0 होना चाहिए, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। ये कार्बन ही दोनों है लेकिन अलग अलग कैटेगरी के कार्बन है। यह आपका है sp3 कार्बन और ये sp2 कार्बन, sp2 कार्बन। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किसी एलिमेंट का ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है कि हर जगह सेम ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किसी एलिमेंट का अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग होता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी किसी एलिमेंट का उस कंपाउंड में उसके हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने से एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बदल जाता है। जैसे यहाँ पे हमें पता है कि अगर कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, तीनों केस में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अलग अलग होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी एक्चुअल में है क्या? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पूल करने का टेंडेंसी है। और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? तो ओवरलैप्ड ऑर्बिटल में। अगर कार्बन अपना बॉन्ड किसी sp3 से बॉन्ड फॉर्म किया है और sp2 से बॉन्ड फॉर्म किया है और sp से फॉर्म किया है, तो तीनों ही ऑर्बिटल में एस का कैरेक्टर अलग अलग है। इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर तुम्हारा 25 है, sp2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर 33.33 है, sp में परसेंटेज एस कैरेक्टर 50 है। तो एस ऑर्बिटल का कैरेक्टर जितना ज्यादा रहेगा वह ऑर्बिटल न्यूक्लियस के उतना करीब रहेगा। जब ऑर्बिटल न्यूक्लियस के करीब रहेगा तो उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो भी न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा शिफ्टेड रहेगा। तो इस वजह से आपके ऑर्बिटल में मींस एटम के ऑर्बिटल में जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उसको इलेक्ट्रॉन पुलिंग टेंडेंसी उतना ही ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई sp कार्बन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कम होगा sp2 कार्बन और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा sp3 कार्बन। मींस sp3 कार्बन, sp2 कार्बन एंड sp कार्बन तीनों ही कार्बन ही है, बट तीनों का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अलग अलग होगा। दैट्स व्हाई हियर sp2 कार्बन sp3 कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए इस बॉन्ड की वजह से इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे आएगा -1 और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे आएगा +1। राइट। अब हम लोग इसका ऑक्सीडेशन में कैलकुलेट करते हैं कितना हुआ था। देख लो, इसके ऊपर माइनस कितना आया जी? माइनस आया 3, प्लस आया 1, -1 +1 तो नेट कितना हो जाएगा? एक दोनों कट गया, नेट आ गया -2। मीन्स कार्बन का, इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया -2। अब इस कार्बन का चेक करो, -1 +1 एंड +2, तो -1 +1 कैंसल, क्या बचा? +2। मीन्स इस कार्बोनाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ +2 और इस sp3 कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ -2 और इस तरीका से एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो आप कोवेलेंट बॉन्ड मेथड को यूज करके ही इस तरह के कंपाउंड में उसके इंडिविजुअल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हो और समझ सकते हो कि मॉलिक्यूल में एटम एक्चुअल में किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इस तरह से मैं पूरा डिस्कशन कर लिया। अब किसी भी कंपाउंड का अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप उसमें कंपाउंड में एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो। कई सारे ऐसे कंपाउंड्स है, सल्फर के कंपाउंड्स है, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स है, जहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा अलग अलग होता है और वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए उनके स्ट्रक्चर को जानना बेहद ज़रूरी है। तो सल्फर के कुछ कंपाउंड्स है जो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, और अगले वीडियो में ये भी मैं बताऊंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में ऐसे तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बट व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन और फाइंड डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या फाइंड डिफरेंस वो भी मैं बताऊंगा। हालांकि दोनों ऑलमोस्ट सेम है बट एक फाइंड डिफरेंस है जो नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। और आप सब मेरे वीडियो को लाइक कीजिए जरूर, क्योंकि इससे मैं इंस्पायर होगा और वीडियो बनाने के लिए। और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और दूसरे को इसके बारे में बताइए, क्योंकि यह कंप्लीट फ्री चैनल है। इसके माध्यम से मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और
मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो भी अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है उनका टारगेट 11th 12th इंजीनियरिंग मेडिकल आपका मीन्स जे मेन जे एडवांस नीट करना चाहते हैं उस सबको सेटिस्फाई होगा। मीन्स उस लेवल तक पढ़ाता हूँ। आप केवल मेरे कांटेक्ट में रेगुलरली रहिए। अगर कोई टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं कि टॉपिक भी कोई वीडियो बनाया जाए, मैं कर सकता हूँ। और फिर वॉच करते रहिए। ओके, थैंक यू।